तो हमारे टेलीग्राम क्विज एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। हम 10 अप्रैल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन के जो स्कोरर है मिस्टर पंकज 34, सहज 26, जितेंद्र 26 एंड सूरज 25 हैं। चलिए हम क्विज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो रिपोर्ट कार्ड है उस दिन का पंकज 34, सहर्ष 26, जितेंद्र 26, सूरज 25 और राकेश शाह 23, अतुल शुक्ला 21 और सानू 13, गुलनार 10, धीरेन्द्र 10 एंड आराधना 9 और ज्योति 6। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक जो है दयानंद सरस्वती हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है करुणा और गीतांजलि, ये जो थोड़ा फेमस हैं। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के साथ पाखंड खंडन और व्यवहार भानु स्वीकार पत्र इन सब की भी रचना किया था। और जयदेव जो है गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना किया है। और कालिदास सबसे फेमस कवि। इनके जो नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, और इनके जो महाकाव्य हैं रघुवंशम, कुमार संभवम और खंड काव्य है मेघदूत और ऋतुसंहार। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? फ्रेंड्स, जो 1833 के समय में इनकी मृत्यु हुई थी किसकी? राजा राम मोहन राय की। उस समय के जो मुगल सम्राट थे उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी और उनका जो पेंशन मिलता था उसकी पैरवी करने के लिए इंग्लैंड भेजा था राजा की उपाधि दे करके, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसकी? राजा राम मोहन राय की। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और दयानंद सरस्वती जो हैं वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्म सभा की स्थापना किया था। और श्री नारायण गुरु दक्षिण भारत के जो केरल है वहाँ पे इन्होंने नारायण श्री संप्रदाय का स्थापना किया था। और इन्होंने ये गुफा में तपस्या की थी। उस गुफा का नाम क्या था? मारुतवन पहाड़ी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो पश्चिम बंगाल में सक्रिय समाज सुधारक रहे हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 को पारित कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और बैताल पंचविंशति इनकी गद्य रचना है। कलकत्ता में इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना किया था। और विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करने के साथ साथ इन्होंने अपने जो इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था, ताकि इस जो इनका समाज सुधार में जो आंदोलन है इसको बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 40 है वह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नीति निर्देशक तत्व का भाग है यह। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, जिसके तहत हम अपने अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। और अनुच्छेद 37 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निष्ठ तत्वों को लागू करने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे। और उस समय जो मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, अब जो टोटल 11 हो गई हैं। और जो अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। 29B जो है राज्यव्यापी स्वास्थ्य सूचना विनिमय अधिनियम की बात करता है। और 39C जो है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31C को 1971 में जो 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया था, इसके माध्यम से सरकार को मौलिक अधिकारों पर कुछ नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को प्रधानता की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किए गए है? जो संविधान का जो मौलिक अधिकार का जो भाग 3 का भाग है 29 और 30, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक उनकी हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकारों का जो संवैधानिक जो उपचार है उसका बात करता है। अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। 1914 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अगला क्वेश्चन, ओक्टास मापनी
का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो ओक्टास मापनी है, इसका मापन, ये जो प्रयोग किया जाता है उपकरण, इसका मेघाच्छादन की मात्रा की मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो वायुमंडल की आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से, और शुष्क आर्द्रता मापी जो है वो साइक्रोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहा जाता है जो वर्षा करते हैं? तो जो वर्षा करते हैं, और धूसरी यानी कि काला रंग, हल्का ग्रे टाइप का बोलते हैं, है ना, ग्रे कलर्स, तो वो कैसे, कौन से बादल हैं जो वर्षा करते हैं? तो जो वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं, खासकर जो विषुवतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, इनको कहा जाता है। और जो कपासी मेघ है, ये रुई के, धुनी हुई रुई के समान दिखते हैं, जो बड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं। और जो प्रभा मंडल वर्षा है, ये पश्चात मेघ का भाग है, यहाँ से जो ओले और बर्फ गिरते हैं ये इसी क्षेत्र से गिरते हैं। और जो पश्चात मेघ है, ये सबसे ऊंचाई पर रेशे के जो कण हैं, रेशम के जो रेशे होते हैं उनके समान दिखते हैं। और ये जो लघु हिमकण जो होते हैं, ये प्रकाश पड़ने पर ये चमकते रहते हैं, इसीलिए इनको जो मोती की माता है, इसलिए इनको कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या है? वर्षा स्तरीय मेघ, जहाँ से जो मूसलाधार वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? अभी बताया कि जो हिम के छोटे छोटे कण होते हैं वह पश्चात मेघ में पाए जाते हैं, और इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह मोतियों के समान चमकते हैं, इसलिए इसको मोती का माता कहा जाता है। किसको? पश्चात मेघ को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका जो मूल आधार है वो निरपेक्ष लाभ है। दोनों देशों को एब्सोल्युटली प्रॉफिट होना चाहिए, और तुलनात्मक लाभ भी होना चाहिए एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को। तो इसका जो आधार है वो क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य प्रहरी है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जो गेट की स्थापना हुई थी, उसके स्थान पर यह स्थापना 1995 में WTO में कन्वर्ट हो गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके महादेश जो है नागोजी ओंकोंजो इवेला है। इसके जो सदस्य संख्या है वो कितना है? 164। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से तात्पर्य का मतलब ये है कि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करे तो उनके बीच कोई किसी प्रकार का जो प्रावधान है, जो प्रतिबंध है, वो ऐसे नियम कुछ सख्त नहीं होने चाहिए कि व्यापार करने में उनको कुछ अड़चन आए या फिर बाधाएं आए। तो ऐसा जो आयात निर्यात जहाँ पे कोई प्रतिबंध न हो, उसको मुक्त व्यापार कहा जाता है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? एक तरह से ये मुहावरा है, कहावत। इसका जो अर्थ है कि तन पे उसके कपड़े नहीं है फिर भी वो पान अलबत्ते खा रहा है, मतलब कि महंगा पान खा रहा है, यानी कि दिखावा वो झूठे कर रहा है वो। तो इसका आंसर है झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? जो तमाशा है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। भांगड़ा जो है पंजाब का है। गुजरात का हम देखे थे क्या है? रंगोली। और राजस्थान का पनिहारी, जो गुजरात राजस्थान दोनों के लगभग माने जाते हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेलों का जो आयताकार समूह है वो कौन सा है? तो आयताकार समूह आप वर्कशीट में देखेंगे तो इस तरह का देखते हैं, और ये आयत और वर्ग की जैसे वर्कशीट होते हैं इस तरह से, जिनमें हम कुछ लिखते हैं फार्मूला रूप में। तो इसमें बोला है कि जो सेल होते हैं, ये सेल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एक से और यहाँ पे भी देखें तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? XA कहेंगे इस सेल को। XA जो हो गया, इसका जो रेफरेंस हो गया वो हो गया, और इसके अंदर जो हम लिखा जाएगा वो सेल वैल्यू होगी, और जो भी फार्मूला पुट किया जाएगा वो फार्मूला होगा। लेकिन ये बोला है कि आयताकार समूह है वो कौन सा है? तो वो क्या है? उसका सेल रेंज है। तो सेल रेंज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर G का जो पारमाणिक मान है वह क्या होता है? जो समुद्र तल पर पारमाणिक मान है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स, जो G का मान है यह बेसिकली जिससे फोर्स इक्वल टू होता है कि m1 m2, जो पृथ्वी का भार है और किसी वस्तु का भार है उसका, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू आपको पता है मास गुणे
जो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी कारण है वह जी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, यानी कि हम देखें कि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दूरी के स्क्वायर के। तो दूरी की जितनी ज़्यादा अगर होगी तो जी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, सॉरी मतलब दूरी का मान जितना ज़्यादा होगा तो ये जी का मान कम होगा, और दूरी का मान कम होगा तो जी का मान ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही है कि केंद्र से दूरी जब घटता है तो जी का मान बढ़ता है, और दूरी का मान जब बढ़े तो जी का मान घटता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो आर है उसका जो मान है वह सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वह कम होता है, और जो ध्रुव है उन पर आर का मान कम होता है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो शेप होता है वो ओवल शेप में होता है, तो ऐसा। तो वहाँ पे जो जी का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है क्योंकि आर ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है क्योंकि आर का मान कम होता है। तो दोनों कथन सही हैं, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितनी गुना अधिक से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी कोई वस्तु का भार शून्य हो जाए। तो फ्रेंड जो अगर पृथ्वी का जो रोटेशनल है किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये जब रोटेट कर रही है, अगर ये 17 गुना बढ़ा दिया जाए इसकी जो गति है, तो जो इसके पृथ्वी के जो सतह पर वस्तु कोई रखी गई है तो उसका भार शून्य हो जाएगा। और जी के मान में परिवर्तन हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु अगर एक ही पिंड है, जैसे पृथ्वी है या फिर चंद्रमा है, अगर दोनों पे एक ही जगह पे अगर कोई वस्तु थोड़ी सी ऊंचाई पे गिराई जा रही हो तो उसका भार जो है अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। और भार का जो वैल्यू होता है डब्लू, और मास जो उसका द्रव्यमान होता है वो, और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जहाँ का भी, उसका मल्टीप्लाई होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा का त्वरण होता है, यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह कम होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग उस वेग को कहते हैं कि अगर उस वेग से या उससे अधिक वेग से अगर कोई वस्तु सीधी पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वह वस्तु दोबारा रिटर्न पृथ्वी पर नहीं आएगी, तो उसको पलायन वेग कहा जाता है। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड क्या हो, उसमें परिवर्तन क्या होगा? तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है यह है, अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट माने तो जो टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/√g के। और g का मान अगर यहाँ पे बढ़ता है तो t का मान क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर g का मान अगर घटता है तो t का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं चंद्रमा पर जो g का मान होता है पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग होता है, यानी कि कम होता है, तो वहाँ पर जो t का मान होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर है बी, बढ़ेगा। किसका? पेंडुलम का समयावधि, टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं, जैसे इनको दूरसंचार उपग्रह भी कहा जाता है, इनकी जो पृथ्वी से जो ऊंचाई है वह है 36,000 किलोमीटर, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ग्रहों की जो गति है उनसे संबंधित नियम केपलर ने दिया था। आर्किमिडीज ने बायंसी फोर्स जो है उत्प्लावन बल उसका दिया था, और अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उन जीव विज्ञान संबंधी नियम दिया, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, साथ साथ गति के नियम और बहुत सारे नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है, द्रव की 5वीं अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? द्रव की जो सामान्य अवस्थाएं हैं 3 मानी जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था में मानी जाती है कि जब हम किसी द्रव को ज़्यादा गर्म करें तो आयनिक कंडीशन में हो जाता है, आयन के रूप में विभक्त हो जाएगा, तो उसको हम प्लाज्मा कंडीशन कहते हैं। और जो 5वां जो अवस्था है, जो आइंस्टाइन थे और जो सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोनों ने मिल करके एक कण की खोज की, तो इसलिए इस कण को बोसान कण कहा जाता है। और यह इसका जो संघनित जो अवस्था है यह 5वीं अवस्था मानी जाती है किसी द्रव की।
तो द्रव्य की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उपस्थित विकृति के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो फ्रेंड्स, जो ये नियम है वो हुक्स का नियम है। हुक्स का जो नियम है वह क्या कहता है कि जब प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, यानी कि जो इलास्टिक लिमिट है, इसके अंतर्गत अगर हम कोई वस्तु है, अगर उस पर जितना बल लगाया जाए है, फोर्स अपन एरिया, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेस बोलते हैं, और जो प्रतिबल, ये जो हिंदी में बोलेंगे इसको, और जो डिफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको स्ट्रेन बोला जाता है। तो यह और यह दोनों एक दूसरे के अनुक्रमात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। यह नियम कहता है हुक्स का नियम, अगर ये जो स्ट्रेस है वह इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत लगाया जाए तो। इलास्टिक लिमिट उसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु का लंबाई में परिवर्तन होता है, अगर बल लगाने पर और बल हटा दिया जाए तो पुनः उसी अवस्था को रीगेन कर लिया जाए, उस वहाँ तक की लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है उसकी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Gaurav had not taken her food for the whole day, and by the time he got home, she was, and answer of this question is ravenous. That means ati petu. So answer will be C. Next question is, the movie show lead to become an offensive show for many parents of. So friends, we are discussing about this question. The movie show lead to become an offensive show for many parents for juvenile, since it included unnecessary vulgarity in the dialogue. So answer will be A. Next question is, he was found very boozy and irritating with magisterial manners, and for the same reason stopped inviting him to backyard work. So answer will be B. Next question is, Gaurav has always felt that tardiness is irresponsibility, so he is always punctual about showing up for work. So answer will be C. Next question is, Candace would provoke her little sister into an argument by teasing her and calling her names. Answer will be B. Next question is of mathematics reasoning, answer for सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। दोस्तों, सरलीकरण का क्वेश्चन है ये, इसको हम सरलीकरण करेंगे। जो दिया हुआ है उसको हम धीरे सॉल्व करके इनमें से कौन सा आंसर होगा ये देखते हैं। तो 128 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 का 2 चौको 12 गुणे 2 अंडर रूट में आएगा। और ये है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 62 होना चाहिए। इसको जब हम करेंगे प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 गुणे 2 आ जाएगा, आंसर होगा। इसको है 25 या 75, तो प्लस करके अंडर रूट 25 गुणे 3 और माइनस, इसको हम अगर डिवाइड करें 3 से तो कितना आएगा, 3 चौका 12 और 3 9 27 49 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड माइनस ये 18 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 से होगा, तो 9 2 जा 18। अब हम इसको देखते हैं, 8 है, 8 का स्क्वायर है 64, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 25 भी 5 का स्क्वायर है, और 49 जो है वह 7 का स्क्वायर है, 9 3 का। अब इनको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि अंडर रूट में है, अगर स्क्वायर है तो उसको हम बाहर लिया जा सकता है। तो हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 प्लस 9 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे आया 7 अंडर रूट 3 और ये माइनस 3 अंडर रूट 2। तो जो अंडर रूट में के अंदर जो चीज़ें हैं वो वाले जो पार्ट हैं वो
और जो अंडर रूट 3 वाले पार्ट हैं वो, इनको हम अलग अलग देखते हैं। यानी कि अंडर रूट 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम प्लस, अगर अंडर रूट 3 को कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 वाले पार्ट आ जाएंगे, यानी कि 5 - 7। अब हम देखते हैं कि 8 9 17, और 17 में 3 गया कितना आ जाएगा, माइनस गया तो कितना आएगा 14, यानी कि आ जाएगा 14 अंडर रूट 3। और 5 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, यानी कि -2 अंडर रूट 3। यहाँ पे हम 2 का कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अंडर रूट 3 - 1 अंडर रूट 3। फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1/6 दीवार को नीला, 1/3 भाग को पीला और एक शेष जो है वो 9 मीटर है का दीवार को सफ़ेद भाग में रंगा जाता है, तो दीवार की लंबाई क्या है। दीवार को हम टोटल मान लेते हैं 1 है, और इसका जो जो छठा भाग है 1/6 भाग वह, और 1/3 भाग कितना है, 1/3 भाग, इनको पेंट किया जाता है, और जो शेष बचता है वह कितना है, 9 मीटर है। तो 9 मीटर है वो कितना भाग होगा, वो पार्ट में आएगा, क्योंकि हम पार्ट को माइनस कर रहे हैं। तो टोटल देख लेते हैं कितना है। अगर हम सबके बटे में अगर 6 लेना चाहें तो यहाँ पे ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2 6 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो एलसीएम है वो नीचे 6 हो जाएगा, और 6 -1 -3 2 है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि आधा भाग जो है वह शेष बच रहा है। तो आधा भाग यानी कि 9 मीटर जो है उसका जो टोटल है उसका आधा है, तो टोटल कितना होगा, 9 का 2 गुना, यानी कि 9 दूना 18। तो आंसर है फ्रेंड्स सी। अगला क्वेश्चन है कि 12,167 के घनमूल और 27 के वर्ग का जो गुणनफल है वह कितना है। तो इसका जो घनमूल है वह कितना है, 23 है, आप निकालिएगा। और 27 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 729। इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फ्रेंड्स जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16,767। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका जो HCF है इतना है और LCM इतना है। तो फ्रेंड्स जो एक फार्मूला होता है कि दो संख्या मान लेते हैं A और B है, तो दोनों का मल्टीपल LCM, उनका LCM और उनका HCF का मल्टीपल बराबर होता है। तो अगर दो संख्याएं हैं A और B, हम और उनका गुणनफल दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे HCF की वैल्यू दिया है, LCM की वैल्यू पूछा है, तो LCM की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई बाई HCF। तो मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 20,826 और HCF कितना दिया हुआ है, 26। तो फ्रेंड इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 801। ऑप्शन में ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स जो आंसर है 801 होगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। इनमें से जो आंसर ए है और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम ई ऑप्शन मान लेते हैं, तो 801 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 42 है, तो मध्य संख्या क्या ज्ञात करिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो सम संख्या हम मानते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम पहली संख्या अगर हम x माने, जो दूसरी संख्या है वह x में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो अगली जो सम संख्या वो प्राप्त हो जाएगी, और इसमें हम पुनः 2 जोड़ देंगे तो हमें फिर अगली जो सम संख्या वो प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो टोटल 4 हो जाएगा। और दोनों का बता रहा है कि तीनों का जो योग है वो कितना है, 42 है। अब तीनों का 42 है, अब यहाँ से हम x के पार्ट को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और 6 को उस पर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि पहली संख्या जो है 12 है और दूसरी संख्या 14 है और तीसरी संख्या 16 है। अब पूछ रहा है मध्य की संख्या ज्ञात करें, तो मध्य की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो फ्रेंड्स जो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक है वो 8 गज की दूरी से मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रैलो गैरो का जो संबंध है वो किससे है। तो रैलो गैरो का संबंध लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की
नदियाँ किस में मिल जाती हैं? नर्मदा और ताप्ती के जो है अरब सागर में जो खंबात खाड़ी है वहाँ पे जाकर के मिल जाती हैं, और बाकी जो नदियाँ हैं वह अधिकांशतः यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, और गंगा नदी में सोन नदी जैसे जाकर के मिल जाती है। तो इसमें जो दूसरी नदियाँ हैं कहाँ हैं, और दूसरी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर है डी। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? जो नियाग्रा जलप्रपात है उत्तर अमेरिका का, वहाँ से तुलना किसका किया जाता है? चित्रकूट जलप्रपात सतना में जो है उससे किया जाता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंदौर शहर जो है खान नदी के किनारे बसा हुआ है, और छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो केवटी प्रपात रीवा में महाना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की किस नदी को गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है उसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है? तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो चंबल क्षेत्र है उसका, चंबल संभाग का मुरैना जिला चंबल नदी के बीहड़ों का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे, तो ये मुरैना जिला प्रभावित है। आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो जो भारत में जो DRDO है वह जो रक्षा संबंधी जितने भी सैन्य उपकरण हैं उन पर रिसर्च करता है और उसको डेवलप करता है। इसने निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको भागीदार बनाने की अनुमति दी है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर से को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? वह जो महाकवि हैं कौन है? सूरदास। इनकी जो तपस्थली महमूदनगर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? वह क्या है? अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? डिपॉजिट लिमिट जमा करने की जो लिमिट थी वह 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है RBI के द्वारा पेमेंट बैंकों के माध्यम से। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? तो आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की जो निंदा है भारत के साथ साथ मालदीव ने भी किया है। तो आंसर है डी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले दिन के जो क्यूज हमारे आएंगे 50, उसमें हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।